हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का 12वीं कक्षा का मैक्रो का चैप्टर 4, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो बच्चों, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैक्रो में जो आपका चैप्टर 4 है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और चैप्टर 4 के साथ साथ हम एक तरह से चैप्टर 5 को भी पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर 4 और चैप्टर 5 दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड चैप्टर्स हैं और इन दोनों चैप्टर्स की आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है। अगर आप बीच में किसी भी एक कंसेप्ट को, किसी भी एक टॉपिक को छोड़ देते हैं तो आगे आप नहीं समझ पाएंगे, आपके समझने में मुश्किलें आएंगी। तो आपको इन दोनों चैप्टरों को हम एक साथ पढ़ेंगे और इन दोनों चैप्टरों की कोई भी वीडियो नहीं छोड़नी है, ताकि आपको ये दोनों चैप्टर अच्छे से समझ में आए। दूसरा, ये चैप्टर हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये न्यूमेरिकल्स का भी चैप्टर है। इसके अंदर हम नेशनल इनकम को निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए इसके ऊपर आधारित जितने भी कंसेप्ट हैं, जो भी इसके संबंधित समुच्चय इसके अंदर जो लिखा गया है वो सभी आपको एक एक करके अच्छे से समझनी है। तो ये हमारी इस चैप्टर की पहली वीडियो है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे देश की घरेलू सीमा के बारे में। एक देश की घरेलू सीमा या डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री जो होती है, उसके बारे में बच्चों की अलग से धारणा होती है, लेकिन जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर ये इसके कोई स्पेशल विशेष अर्थ होते हैं। जैसे जब हम घरेलू सीमा की बात करते हैं तो आम बोलचाल में हम ये समझते हैं कि जो हमारा भारत देश का जो मैप होता है, जो मानचित्र होता है, जो हमें मानचित्र के रूप में या बहुत बार हम देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी पढ़ते हैं, एक मैप होता है, तो हम उसकी जो बाउंड्री होती है उसे ही टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी या घरेलू सीमा मान लेते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र में इसके कुछ विशेष अर्थ है। अर्थशास्त्र में जो स्पेशल हमें दिखाई देता है, जो बाउंड्री लाइन, उसके अलावा भी घरेलू सीमा होती है। तो पहला पॉइंट कि एक देश की जो राजनीतिक और भौगोलिक सीमा होती है, उसके अलावा समुद्री सीमा जो कि हमें दिखाई नहीं देती, जो हमें नहीं दिखाई देता बाउंड्री के अलावा, तो वो बहुत कुछ वो भी हमारा घरेलू सीमा के अंदर ही हम उसकी गिनती करते हैं। तो हम सिर्फ भौगोलिक और राजनीतिक सीमा को एक देश की घरेलू सीमा, टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं कहेंगे, ये उससे कुछ बढ़कर है। दूसरी बात कि देश के निवासियों द्वारा 2 या 2 से अधिक देशों के बीच चलाए गए जलयान और वायुयान। अब मैंने आपको बताया कि जो भौगोलिक सीमा और जो राजनीतिक सीमा है उससे बढ़कर कुछ है। उससे बढ़कर क्या है कि जो देश के निवासी होते हैं, कोई भी एक जो कंट्री होती है, उस कंट्री के बहुत सारे एयरक्राफ्ट होते हैं, जलयान होते हैं, वायुयान होते हैं, वो सब विभिन्न देशों के अंदर जाते हैं। जैसे भारत का एयर इंडिया की प्लेन्स जो होते हैं वो कनाडा में भी जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, विभिन्न देशों के अंदर जाएंगे। तो क्या वो भारत के हैं वायुयान, लेकिन दूसरे देशों के अंदर भी वो जा रहे हैं, तो क्या वो वहाँ के घरेलू सीमा के अंदर उनकी गिनती होगी? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो भारत के वायुयान है, भारत की प्लेन्स हैं और वो विभिन्न देशों के अंदर जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो वहाँ की घरेलू सीमा में ना होकर भारत की घरेलू सीमा में ही उनकी गिनती होगी। तो यहाँ क्या कहा गया है कि एक देश के निवासियों के या एक देश की जो जलयान और वायुयान होते हैं, जो विभिन्न देशों के बीच में चलाए जाते हैं, वो उन विभिन्न देशों की घरेलू सीमा में उनकी गिनती ना होकर जिस देश से वो बिलोंग करते हैं उसी देश की घरेलू सीमा में उनकी गिनती की जाए। तो ये दूसरा पॉइंट। इसके बाद घरेलू सीमा से संबंधित अगली बात क्या है कि जो मछली पकड़ने की नौकाएं होती हैं, तेल, प्राकृतिक गैस यान आदि जो होते हैं, वो जो होते हैं जिस देश के निवासियों के द्वारा वो चलाए जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा है जिस देश के निवासियों के द्वारा वो चलाए जाएंगे, वो उसी देश की घरेलू सीमा के अंदर उनकी काउंटिंग होगी। हम लोगों को पता है कि जो समुद्र की कोई सीमा नहीं होती, हमें दिखाई नहीं देता कि यहाँ तक हमारा है, इसके बाद दूसरा है। तो वहाँ पर जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे होते हैं, या फिर उस समुद्र के अंदर जो शिप्स चलती हैं, जो जलयान चलते हैं, जो हमारे तेल को, पेट्रोल वगैरह को लाने वाले जो हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक गैस यान वगैरह जो होते हैं, तो वो जो चलाए जाते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो जिस देश की सीमा में है उसी देश में है, क्योंकि वो मछुआरे जिस देश से बिलोंग करते हैं, वो समुद्र के अंदर चलने वाले वो प्राकृतिक गैस यान और तेल के यान जिस देश के निवासियों के द्वारा वो चलाए जाते हैं, वो उसी देश की घरेलू सीमा में, उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर उनकी काउंटिंग होगी। तो घरेलू सीमा क्या होती है? घरेलू सीमा राजनीतिक और भौगोलिक सीमा से बढ़कर, इसके अंदर हम समुद्री सीमा को भी गिनते हैं, सिर्फ इसे नहीं कहेंगे हम। दूसरा, एक देश के जो अलग अलग देशों के अंदर जो जलयान और वायुयान, जो प्लेन्स वगैरह चलाए जाते हैं, तो वो जिस देश के हैं और जिन देशों के अंदर वो जाएंगे, उन देशों की डोमेस्टिक टेरिटरी में हम उन्हें शामिल न करके जिस देश के निवासियों द्वारा वो चलाए जाएंगे, उस देश
हम उनकी गिनती करेंगे। इसके बाद एक देश के जो निवासी हैं, एक देश के विदेशों में स्थित दूतावास, तो विदेशों फॉरेन एम्बेसीज जो होती हैं हमारी, किसी एक कंट्री की अलग अलग बहुत सारे देशों के अंदर एम्बेसीज होती हैं। हमारे देश के अंदर भी दूसरे देशों की एम्बेसीज हैं, ऐसे ही हमारे देश की एम्बेसी भी फॉरेन के अंदर बहुत सारे देशों के अंदर होती है। तो उन विदेशों में जो वो दूतावास है, जो वो एम्बेसीज हैं, या हम जो कमर्शियल हमारे दूतावास होते हैं, सैनिक प्रतिष्ठान, सेना से संबंधित और जो सहायता एजेंसियां वगैरह होती हैं, ये क्या होता है कि एक देश की बहुत सारे देशों के अंदर होती हैं। तो जिस देश की वो एम्बेसीज हैं, अब मान लिया भारत की एम्बेसी जो पाकिस्तान के अंदर है, जो अमेरिका के अंदर है, जो दूसरे देशों के अंदर है, तो वो उनकी घरेलू सीमा में उनकी गिनती हम नहीं करेंगे। उनकी गिनती हम भारत की घरेलू सीमा के अंदर ही होगी, क्योंकि वो हमारे देश के दूतावास हैं, वहां पर वो कुछ समय के लिए है या वहां पर उनको कोई जिम्मेवारी सौंपी गई है, उस टास्क को पूरा करने के लिए वो वहां पर गए हैं। तो एक देश के जो विदेशों में दूतावास होते हैं, इनके अंदर वाणिज्य दूतावास भी आएंगे, सैनिक प्रतिष्ठान भी आएंगे, और जो हमारी हेल्पिंग एजेंसीज होती हैं वो भी आएंगी। तो ये जो दूसरे देशों के अंदर होती हैं, कुछ समय के लिए होती हैं, तो हम इन्हें उन देशों की घरेलू सीमा में नहीं गिनेंगे। हम जिस देश की ये एम्बेसीज हैं, ये उन्हीं देशों की घरेलू सीमा में इनकी गिनती की जाएगी। तो ये हुआ डोमेस्टिक टेरिटरी या घरेलू सीमा का अर्थ, कि घरेलू सीमा के क्या मायने हैं। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर के अंदर अगला कंसेप्ट आता है कि एक देश के सामान्य निवासी, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, वो कौन होते हैं। बच्चों के अंदर ये काफी उनके लिए पजल करने वाली बात होती है कि सामान्य निवासी क्या होते हैं। बहुत बार इसमें से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या हम उसे सामान्य निवासी कहेंगे, कोई एग्जाम्पल दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि क्या ये किस देश के ये सामान्य निवासी है। तो इसको समझने के लिए यहाँ आपको समझना जरूरी है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री कौन होंगे। सबसे पहली बात यहाँ आप तीन बातों को ध्यान रखना कि जो सामान्य निवासी होते हैं वो केवल व्यक्ति नहीं होते, उसके अंदर हम किसी संस्था को भी गिन सकते हैं। तो पहली बात क्या याद रखनी है कि व्यक्ति और संस्था दोनों सामान्य निवासी हो सकती है। हम ये नहीं कहेंगे कि सामान्य निवासी केवल व्यक्ति ही होंगे, नहीं, कोई संस्था भी सामान्य निवासी हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, सामान्य निवासी हम किसे कहेंगे कि जो एक वर्ष या उससे अधिक समय से वहां पर रहता है। पहली बात मैंने क्या बताई कि सामान्य निवासी वही होगा जो कोई व्यक्ति और संस्था दोनों हो सकता है। दूसरी बात कौन होगा कि जो एक वर्ष या फिर उससे अधिक समय से, एक वर्ष से कम टाइम में, कुछ महीने के लिए अगर कोई है कहीं पर, तो हम उसे सामान्य निवासी नहीं कहेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि 1 ईयर या उससे कुछ ज्यादा टाइम के लिए वो आदमी वहां पर रहता हो। और तीसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है कि जो उसकी आर्थिक रुचि है वो उस देश के अंदर होनी चाहिए, केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, तो सामान्य निवासी कौन कहलाएगा, ये कोई व्यक्ति भी हो सकती है, कोई संस्था भी हो सकती है, लेकिन वो एक वर्ष या उससे अधिक टाइम से अगर वहां पर रहता है और उसकी जो आर्थिक रुचि है, जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो भी उस देश के अंदर होना चाहिए। यानी कि अगर कोई विदेशी, कोई फॉरेनर है, कोई अमेरिका का है, वो भारत के अंदर रह रहा है, भारत के अंदर रह रहा है और वो पिछले 2 साल से रह रहा है, पिछले 2 साल से रह रहा है और वो यहीं पर रहकर अपनी आजीविका कमा रहा है, यहीं पर वो अपना कोई काम धंधा कर रहा है। इट मीन्स उसकी आर्थिक रुचि भी क्या होगी, भारत के अंदर होगी। वो एक वर्ष से अधिक समय से यहाँ पर रह रहा है और वो एक व्यक्ति है, तो ये सारी शर्तें वो पूरी कर रहा है। इट मीन्स वो क्या हो गया, भारत का सामान्य निवासी हो गया। तो सामान्य निवासी होने के लिए 3 बातें होनी चाहिए। पहली, वो एक व्यक्ति और संस्था भी दोनों हो सकता है। दूसरा, वो एक वर्ष या उससे अधिक समय से वहां पर रहता हो। और तीसरी बात क्या है कि उसकी आर्थिक रुचि उस देश के अंदर केंद्रित हो। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि एक वर्ष, जैसे अभी मैंने बताया कि एक अमेरिका का व्यक्ति है। पिछली बार शायद यही एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कोई अमेरिका का आदमी है, वो एक वर्ष से अधिक समय से यहाँ पर रह रहा है, भारत के अंदर रह रहा है और यहीं पर रहकर अपनी आजीविका कमा रहा है। तो किस देश का सामान्य नागरिक है? क्या वो अमेरिका का सामान्य नागरिक है या भारत का सामान्य नागरिक? तो क्योंकि वो एक वर्ष से अधिक समय से रह रहा है और उसकी आर्थिक रुचि भी भारत के अंदर है, तो भले ही वो अमेरिका से आया है, वो सामान्य निवासी कहाँ का होगा, भारत का। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको समझनी है। बच्चे कई बार क्या लगाते हैं कि जो सामान्य निवासी होता है और जो नागरिक होता है, उन दोनों की एक ही मीनिंग समझ लेते हैं। तो जो सामान्य निवासी होता है और जो भारत का नागरिक होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। हम एक को ही नहीं कहेंगे। सामान्य निवासी अलग होता है, नागरिक अलग होता है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि अमेरिका का कोई आदमी है, 2 साल से भारत के अंदर रह रहा है, यहीं पर अपनी आजीविका कमा रहा है, तो सामान्य निवासी तो भारत का हो गया, लेकिन वो नागरिक
भारत का नहीं है। नागरिक वो कहाँ का है? नागरिक वो अमेरिका का ही है। तो सामान्य निवासी होने के लिए ये 3 शर्तें हमारी अगर फुलफिल हो रही हैं तो वो सामान्य निवासी है। इसके अलावा एक बात हो कि जो WHO और IMF जैसे संगठन होते हैं, इनके जो मेंबर्स होते हैं वो उनको हम सामान्य निवासी नहीं कहेंगे, भले ही वो 1 वर्ष या उससे अधिक टाइम से उस देश के अंदर रह रहे हैं। क्यों नहीं कहेंगे? इसका कारण क्या है कि मैंने बताया कि ये व्यक्ति और संस्था, ये संस्थाएं हमारे संगठन है, ये हमारे WHO और IMF, और अगर ये 2 साल से इनके मेंबर्स हमारे देश के अंदर रह रहे हैं तो फिर हम इन्हें क्यों नहीं कह सकते सामान्य निवासी? इसका कारण क्या है कि ये संस्था है और 2 साल से अधिक समय तक भी ये रह रहे हैं, लेकिन जो तीसरी कंडीशन है उसे ये फुलफिल नहीं करते। कैसे फुलफिल नहीं करते? क्योंकि इनकी आर्थिक रुचि भारत के अंदर ना होकर या जिस देश के अंदर इनके मेंबर्स रह रहे हैं वहां पर इनकी आर्थिक रुचि न रहकर होकर जिस संगठन से ये बिलोंग करते हैं उसी संगठन में इनकी आर्थिक रुचि होती है। तो इस तरह से हम जो WHO और IMF के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम सामान्य निवासी नहीं कहेंगे। तो बच्चों, मैंने कोशिश की आप लोगों को डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में और जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो उम्मीद है आपकी जो जितने भी पजल्स थी इससे संबंधित वो आपकी शॉर्ट आउट हो गई होंगी, और अगर कुछ फिर भी पॉइंट रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल के बताएं। अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ मैं फिर से आप सभी के सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।